नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुरक्षित उपायों के तहत 10 जिले यानी कि पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आज भी 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और उत्तरकाशी के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट प्रभावी है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश के 2 से 3 दौर होने का अनुमान है। पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और नदियों और नालों में जलस्तर अचानक बढ़ने का खतरा बना है। पहाड़ से मैदान तक बारिश ने आम जनजीवन को बुरे तरीके से प्रभावित कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है। चक्राता के पिंगवा गांव में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ। इसके चलते एक मकान पूरी तरीके से मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान में रखा सामान पूरी तरीके से तबाह हो गया। आसपास में घरों में भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो चुके हैं। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पर तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन करने में जुटा है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं चमोली में जिला प्रशासन ने 1 से 5 सितंबर तक श्री बद्रीनाथ और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर रोक लगा दी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान में इस अवधि के दौरान प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन का कहना है कि कामेड़ा, नंदप्रयाग, पागल नाला और साथ ही साथ भनेर पानी जैसे क्षेत्रों में मार्ग बाधित होने और भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ये रोक एहतियातन तौर पर लगाई गई है। साथ ही यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वो अनावश्यक यात्रा ना करें और प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन करें। चमोली जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ नीति बॉर्डर मार्ग पर तमक नाले का पुल रविवार तड़के भारी बारिश में बह गया था, जिससे कि नीति घाटी का संपर्क कट गया और 2 दर्जन गांव की 5000 से अधिक आबादी प्रभावित हो गई थी। लेकिन अब सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड समय में वैकल्पिक पुल तैयार कर यातायात बहाल कर दिया है। इस वैकल्पिक पुल के बनने से जहां पर घाटी के लोगों को राहत मिली, वहीं ऋतु प्रवासी ग्रामीणों और चरवाहों के लिए भी आवाजाही आसान हो गई है। घाटी के सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बीआरओ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नीति मलारी हाईवे के सुचारू होने से अब जनजीवन सामान्य हो गया है। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को राहत देते हुए उनके भोजन भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब राष्ट्रीय और उससे उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं से पहले आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों को प्रतिदिन 250 रुपए के बजाय अब 400 रुपए भोजन भत्ता मिलेगा। इतना ही नहीं, राज्य के खेल छात्रावासों और स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों को भी नई दर से भत्ता दिया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उनका कहना है कि इससे खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध होगा और प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार भी आएगा। सरकार ने कोच और सहयोगी स्टाफ को भी बढ़े हुए भत्ते का लाभ देने की घोषणा की है। देखिए, बेहद खुशी है कि राष्ट्रीय खेलों के उपरांत से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खेल विभाग और खिलाड़ियों को बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उसी बढ़ते क्रम में जहां हम लोग यूनिवर्सिटी को बनाने और स्थापित करने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसी क्रम में बढ़ते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए जो उनका भोजन भत्ता है
वह भी आज वो धनराशि बढ़ोतरी होने का शासनादेश निर्गत हो गया है। जो धनराशि एक समय में प्रति बच्चा 250 रुपये उनकी मील की हुआ करती थी, आज वो 400 रुपये उनकी मील का हो गया है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सुखद समाचार है और हमारे खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि जब उनका भोजन अच्छा होगा, उनका पोषण अच्छा होगा, तभी वो सशक्त भी होंगे और उतनी एनर्जी के साथ वो काम भी कर पाएंगे, अपना प्रदर्शन भी दिखा पाएंगे, जो होना बहुत आवश्यक था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद देती हूँ। और इसमें एक विशेष बात यह है कि जहाँ खिलाड़ियों का भोजन भत्ता में वृद्धि हुई है, वहीं हमारे कोचेस का भी, हमारे छात्रावासों में रहने वाले बच्चे भी, और हमारे जो खेल महाकुंभ और अन्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले बच्चे होते हैं, जिनके कैंप होते हैं, जिनको विभाग असिस्ट करता है, उन बच्चों की भी जो भोजन भत्ता जो धनराशि है वो 400 रुपये हो गई है। मैं दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ ही अपने खिलाड़ीगणों को भी बहुत बधाई देती हूँ। कोटद्वार विधायक और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग स्थित चंद्रमोहन सिंह नेगी राजकीय बेस चिकित्सालय, लालपानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गाड़ीघाट शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर मरीजों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। बेस हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था की कमी पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अस्पताल प्रशासन को तत्काल सुधार के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना अनिवार्य है। विधायक ने यह भी बताया कि बेस अस्पताल को हाल ही में विशेषज्ञ चिकित्सक मिले हैं, जिससे कि उपचार सुविधाओं में सुधार हुआ है। मैं अभी पहुंची हूँ बेस हॉस्पिटल और सीएमओ साहब और सारे डॉक्टर्स के साथ अभी हमने बैठक की। अभी जैसे यहाँ पर घूमते हुए पता चला है कि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्थो अभी आए हैं, 2 सर्जन्स हैं, गायनी हमारे पास 2 हैं, एनेस्थेसिस्ट हमारे पास 3 अब आ गए हैं यहाँ पर, और आई के हमारे पास डॉक्टर हैं। तो जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन अभी कुछ और आवश्यकताएँ हैं, उन पर भी मैं सरकार से, शासन से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हेल्थ मिनिस्टर से बात करूँगी। साफ़ सफाई की भी मैंने यहाँ पर देखा, काफ़ी जगह सब कुछ ठीक लगा। 1-2 जगह जो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी वो भी मैंने सीएमओ साहब को अवगत करा दिया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुचारू रूप से सुदृढ़ तरीके से हमारा अस्पताल वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी से आज उनके कैंप कार्यालय में कृषि विभाग में कार्यरत कृषि सहायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा उत्तराखंड की सभी 670 न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायक कर्मचारियों का मानदेय वृद्धि में इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कुशाल सेमवाल, ललित सिंह, कलावती, संगीता नौटियाल, प्रकाश राणा, बबलू शर्मा, सुभाष तोमर, कुलदीप सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। आज उत्तराखंड के इतिहास का काला अध्याय याद किया जा रहा है। मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 सितंबर 1994 को पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन अपने चरम पर था। खटीवा गोलीकांड की आहट के बाद मसूरी में आंदोलनकारी शांतिपूर्वक मौन जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन जब ये जुलूस झूला घर शहीद स्थल पर पहुंचा, तभी पुलिस ने आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस गोलीकांड में एक पुलिस अधिकारी समेत 7 लोग शहीद हो गए, जिनमें राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलवीर नेगी और मदन मोहन महंगाई शामिल थे। आज भी लोग उस दिन की पुलिस बर्बरता को याद कर सिहर उठते हैं। ऐसा होता मतलब उनका सर तक जो है छत हो गया और लोगों को भगा करके, और फिर कर्फ्यू लगा। फिर कर्फ्यू के बाद जो है घरों में भी लोगों को जाकर के मारा गया। कोई अगर सड़क में दिख गया, किसी का बच्चा, छोटा बच्चा दूध पीने वाला है, दूध के लिए गया तो उसको वहीं मार दिया, गोली मार दी पैरों में। ऐसी इतनी दहशत थी कि हमने उसके बाद उस दहशत कभी नहीं देखी। बहुत ही भयानक मंजर उस दिन का था और बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस दिन की। जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य में गठन किया गया था, कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड राज्य निर्माण की अवधारणा की मैं बात करूं, जो उत्तराखंड के शहीद हैं और जो उत्तराखंड राज्य निर्माण
आंदोलनकारी थे जो एक मकसद को लेकर चले थे, जिनका एक विजन था कि ऐसा उत्तराखंड प्रदेश हमारा होना चाहिए। अगर उस विजन के हिसाब से कहूँ तो हम उत्तराखंड को आज जब यूपी में था तो उससे भी खराब स्थिति में मैं देखता हूँ। क्योंकि अगर आज हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में यदि पिस्तौल है, स्कूली बच्चों के हाथ में यदि पिस्तौल है, यदि हमारे जनप्रतिनिधियों को गुंडे बदमाश आकर के अपहरण कर रहे हैं, यदि हमारे मतदाताओं पर जो है मनमर्जी का वोट डालने के लिए गोलियां चल रही हैं, यदि हमारे नेता जो है नेताओं पर जो है अपनी बेटी को ही गलत जगहों भेजने का है ना आरोप लगता है, तो ऐसा उत्तराखंड तो हमने नहीं मांगा था। और जो धरना स्थल था झूला घर पे, वहाँ से सुबह सुबह 4 आदमी, हमारा कर्मिक धरना चलता था, तो हमारे 4 आदमियों को उठा दिया वहाँ से। जब हम सुबह वहाँ गए तो वहाँ देखा क्या वो लोग नहीं है वहाँ, और वहाँ पीएसी घुस गई अंदर, और पीएसी का कैंप वहाँ धरना स्थल के अंदर पीएसी बैठ गई। तो जब हम लोग पूछने के लिए गए वहाँ पर तो उन लोगों ने, प्रशासन ने कहा कि भाई ये वो तो उनको तो हमने भेज दिया है कहीं, शांति भंग में बंद कर दिया। फिर उनको छुड़ाने के लिए कम से कम 100-150 लोग आ गए। अब जब 100-150 लोग आए तो उसमें कुछ लोगों को तो उन्होंने गिरफ्तार करके भेज दिया बरेली जेल, और कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ पर मार पीट करके इधर उधर भगा दिया। उसके बाद जब मसूरी में खबर फैली कि कुछ लोगों को बंद कर दिया, तो महिला पुरुष बच्चे जितने लोग थे सब झूलाघर पहुँच गए। 2-2.5 हज़ार लोग जो है वहाँ झूलाघर पे पहुँच गए। उसके बाद जब भीड़ बेकाबू हो गई, लोग नारे लगाने पीएसी के कैंप में घुस गए अंदर, तो वहाँ उन्होंने उनकी पीएसी वालों से बहस हो गई। अब उन्होंने इस धक्का मुक्की में महिलाओं के साथ बदतमीजी करने लग गए। वो अब बदतमीजी करें तो उसके बाद पुरुष भी और सारे लोग घुस गए, सब महिलाएं अंदर शहीद स्थल के अंदर। तो उन्होंने क्या करा कि पहले तो अश्रु गैस छोड़े उन्होंने, अश्रु गैस में धुआं हो गया, लोग इधर उधर भागने लग गए। तो उसके बाद जो है जब बहुत ज़्यादा हो गया तो उन्होंने गोली चला दी। बिहार के दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने पर पूरी भाजपा सरकार आक्रोश में है। देहरादून में भाजपा महानगर द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया, जहां पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए, जिससे कि गर्मागर्मी का माहौल उत्पन्न होता दिख गया। कांग्रेस ने भाजपा का पुतला दहन किया, और ये भी आपको बता दें कि पुलिस भी पूरी तरीके के साथ अपने कार्य का निर्वहन करती दिखी। बात करें भाजपा की तो वक्फ बोर्ड उत्तराखंड के अध्यक्ष शादाब शमस ने बताया कि कांग्रेस अपनी नीचता पे चुप्पी साधे हुए है। साथ ही भाजपा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेता लाठी डंडे दिखाकर नीचता की हदें पार कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी गई, कांग्रेस का चुप्पी साध समर्थन करना ये नीचता की हद है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि पुलिस द्वारा भाजपाइयों को और उनके समर्थकों को खुली छूट दी गई। अराजक तत्वों ने कांग्रेस की महिलाओं और कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसके कारण उन्हें सड़क पर आकर सामना करना पड़ा। कांग्रेस पहले गोरों से लड़ी है और अब चोरों से भी लड़ेगी। साथ ही धस्माना ने कहा कि ये वोट चोरों के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हर गली मोहल्ले में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान जारी रहेगा। हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज इस सभ्य समाज में किसी की मां को गाली दी जाए, किसी को बहन की गाली दी जाए तो सामान्य लोगों को भी गुस्सा आता है। प्रधानमंत्री की माता के बारे में अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई। हमें उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी में कम से कम इतनी नैतिकता होगी कि जब हम विरोध करेंगे तो वो माफी मांगेगी। वो माफी मांगने की बजाय अपनी नीचता पे कांग्रेस के नेता उतर आए हैं, लाठी डंडे बरछा रहे हैं। उनके महानगर के नेता अध्यक्ष लाठी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताता है कि वो नीचता की तमाम हदें पार कर दी हैं और गुंडागिरी पे कांग्रेस पार्टी उतर आई है। मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस को अपने इस चरित्र के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये नीचता की हद है कि माँ बहनों को गाली पड़े और कांग्रेस उसके समर्थन में उतर आए। हमारे दफ्तर पे हमला किया गया। हमने सुबह 10 बजे बाकायदा डीजीपी साहब को, कल एसएसपी को हमने बताया था कि भाजपा के असामाजिक तत्व हमारे पार्टी के दफ्तर में हमला कर सकते हैं। पुलिस ने कोई प्रबंध नहीं किया, उनको परमिशन दी गई हमारे दफ्तर तक पहुंचने की। हमारे दफ्तर में महिलाओं के साथ
और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ असामाजिक तत्वों ने जो हमला किया है, इसलिए लोग सड़क पे आए। हम तो अपने दफ्तर में खड़े हैं, ये हमारा दफ्तर है, कांग्रेस का मुख्यालय है। प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यालय में अगर पुलिस के संरक्षण में भाजपाई गुंडे यहाँ पहुंचेंगे तो भैया हम चूड़ी पहन के नहीं बैठे, हम गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ रहे हैं। और भाजपा के जो चोर हैं, वोट चोर हैं, उनके खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पूरे प्रदेश के एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, उत्तराखंड के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलेगा और हम सारी जनता को बताएंगे कैसे वोट चोरी करके ये सत्ता में। भाजपा के शांतिपूर्ण और सांकेतिक प्रदर्शन को कांग्रेस द्वारा उग्र बनाने की कोशिश पर सियासी संग्राम तेज हो गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि गांधी पार्क समेत कई जिलों में भाजपा का कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन कांग्रेसियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी ही गलती पर पर्दा डालने के लिए दुष्प्रचार का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दिवंगत माता श्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के साथ साथ देश भर में जन आक्रोश है और कांग्रेस इस गुस्से को दबाने के लिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से किया गया उनका विरोध पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था और जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए नीचता की हर हदों को पार कर रही है। जिस प्रकार से बिहार में कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी और आरजेडी के मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, गालियां दी गई, उसको लेकर वो किसी भी शर्त में क्षमा योग्य नहीं है। इसको लेकर के पूरे देश भर में 140 करोड़ जनता में आक्रोश है, गुस्सा है और इसको लेकर के लोग बहुत नाराज हैं। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है और जब वो स्वयं देश भर में हिंसक प्रदर्शन करते हैं उस पर उनको उनकी जुबान नहीं निकलती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहरों की सूची में शामिल किए जाने पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने कड़ी आपत्ति जताई है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा की एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स यानी कि NARI का राज्य महिला आयोग से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिपोर्ट एक प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार किए गए सर्वे पर आधारित है, जिसे कि आयोग पूरी तरह नकारता है। कंडवाल ने कहा है कि केवल 12,770 महिलाओं के आधार पर 31 शहरों की सुरक्षा स्थिति तय करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि देहरादून की महिलाएं सुरक्षित हैं और सरकार और प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। आयोग ने इस मामले की रिपोर्ट तलब करने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। संस्था पी वैल्यू एनालिटिक्स द डाटा साइंस कंपनी है और जिसका पुस्तक का विमोचन था दिल्ली के एक कार्यक्रम में था, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विजय राहटकर जी महिला आयोग की अध्यक्ष थी और उसमें जो उनके द्वारा आंकड़े दिखाए गए हैं 31 शहरों के, उसमें उन्होंने देहरादून का भी नाम लिया है। और मेरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, क्या जैसे जिस तरह से की चर्चा चल रही थी कि NCW की रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस बात को नकारा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सर्वे नहीं हुआ है और न ही कोई सरकारी आंकड़े में इस तरह से देहरादून का नाम आया है। और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी और क्योंकि उत्तराखंड सरकार
पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास। एम्स ऋषिकेश के सिक्योरिटी गार्ड अब अपनी नियमित ड्यूटी करने के अलावा पाइप बैंड की शानदार धुन पर भी यहाँ पर इस धुन को बजाते नजर आएंगे। हालांकि बैंड द्वारा जोश और मनोबल बढ़ाने वाली देशभक्ति की ये मधुर धुन किसी विशिष्ट अतिथि के आगमन या राष्ट्र पर्वों के अवसर पर ही सुनने को मिलेगी। हाल ही में 15 अगस्त को संस्थान की अपनी बैंड टोली इसका कुशल प्रदर्शन कर चुकी है। टोली में शामिल सभी पाइपर और ड्रमर जो हैं वो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में एम्स के सुरक्षा विभाग में तैनात है। राष्ट्र पर्वों के अवसर पर एम्स ऋषिकेश अब स्वयं का आर्मी बैंड उपयोग करेगा और इस बैंड में संस्थान के सिक्योरिटी विभाग में सेवा दे रहे 12 सुरक्षाकर्मी शामिल होंगे। जनपद पौड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। प्रभारी जिलाधिकारी अनिल गब्रियाल ने जिला पंचायत अध्यक्ष रचना बुटोला और उपाध्यक्ष आरती नेगी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इसके बाद अध्यक्ष रचना बुटोला ने अन्य 36 सदस्यों को भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दिलीप रावत मौजूद थे। उन्होंने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए शुभकामनाएं उन्हें पेश की। और आज हमारे शपथ ग्रहण समारोह में जो भी मुख्य अतिथिगण आए थे, हमारे क्षेत्र की जनता आई थी और हमें उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर यहाँ तक भेजा है, तो हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हमारे क्षेत्र की जनता की जो भी समस्याएं होंगी, मूलभूत समस्याएं जैसे पानी हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको धरातल पर उतारना है। और आपदा का दौर चल रहा है, तो जो भी मैं आपके माध्यम से हम अपनी क्षेत्र की जनता से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ सहयोग करें क्षेत्र का विकास करने में। आप सभी का कई पुरुष ऐसे भी हैं कि जिनके पीछे उसका साक्षात आप उदाहरण देख सकते हैं। मेरे पति परवीन बुटोला जी, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सपोर्ट किया है और उनका जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और बहुत खुशी हो रही है कि हम अध्यक्ष भी है, महिला ही है और मैं भी उपाध्यक्ष के पद पे भी मुझे सभी सम्मानित सदस्यों ने चुन के भेजा। तो मैं सबसे पहले सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। देहरादून में लघु सिंचाई विभाग की संशोधन की मांग को लेकर राज्य भर के एनजीओ संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वयं सेवी संस्था एसोसिएशन के बैनर तले एनजीओ प्रतिनिधियों ने चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर धरना देते हुए नारेबाजी की। उनका आरोप है कि विज्ञप्ति में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे कि उत्तराखंड की स्थानीय संस्थाओं को बाहर रखने का षड्यंत्र रचा गया है। चमोली जनपद की भयुंडार घाटी इस समय नंदा अष्टमी उत्सव की भक्ति और उल्लास से सरोवर है। बता दें कि हेमकुंड साहिब और विश्व धरोहर फूलों की घाटी की मेजबानी करने वाले इस खूबसूरत गांव में मां नंदा देवी के मंदिर में महाअष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बोल नंदा माता की जय के जयकारों से पूरी घाटी गूंज उठी है। अष्टमी पर भयुंडार और पुलना गांव की विवाहित बेटियां, जिन्हें की मायके की ध्यानी कहा जाता है, बड़ी संख्या में मायके लौटी और मां नंदा को गले की माला भेंट की। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर परामर्श निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिंदानंद सरस्वती जी ने अपने संदेश में कहा कि सात्विक, संतुलित और शुद्ध भोजन ही जीवन की संजीवनी है। ये शरीर को ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, वहीं मन को शांति और आत्मा को निर्मलता का अनुभव कराता है। हर वर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है सही खाओ, उत्तम जीवन पाओ।
राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर हिमालयन अस्पताल जॉली ग्रांट में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। सोमवार को आहार विज्ञान विभाग द्वारा क्रिएटिव कैनवस नामक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मेडिकल, नर्सिंग, योगा, साइंसेज और ग्राम्य विकास संस्थान के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को बेहतर खान-पान और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।